है। बच्चों आज की क्लास में हम ये लोग क्लास 10th का जो हम लोगों का मॉडल पेपर चल रहा है उस मॉडल पेपर को ही हम लोग लेकर के चलेंगे। जो कि किताबें हम लोग कितनी ही क्यों ना पढ़ लेते हैं, लेकिन जब तक हम लोग बच्चों प्रैक्टिस नहीं करते हैं तब तक प्रैक्टिस के दौरान हम लोग क्वेश्चन किस तरीके से एग्जाम में आएगा वो हमको समझ में नहीं आता और हमारे क्वेश्चन पेपर को हल करने की रफ्तार नहीं हो पाती है। तो हम लोग हर चीज़ मॉडल पेपर जो होता है आपका क्वेश्चन बैलेंस भी करेगा, आपका टाइमिंग भी सेव करेगा और आपको जिन क्वेश्चनों पर थोड़ा डाउट होता है कि किताब पढ़ते हैं अरे यार चलो ये हमको आ जाएगा, लेकिन जब क्वेश्चन देखते हैं सब तब समझ में आता है कि हाँ इसको सॉल्व हमको कैसे करना है। तो कितनी भी किताबें आप लोग क्यों ना साल भर पढ़े हो, लेकिन लास्ट में मॉडल पेपर को आपको लगाना ही पड़ेगा। यही बात मैं आपको हर वीडियो लेक्चर में बताता हूँ कि बच्चों आपको क्वेश्चन जरूर लगाने हैं, चाहे जिस एग्ज़ाम की आप लोग तैयारी करें, लेकिन अंततः आप लोगों को क्वेश्चन के द्वारा ही सिलेक्शन मिलने वाला है। इसलिए आपको रामबाण तरीका अगर अंतिम प्रहार यही हो सकता है कि आप लोग क्वेश्चन को अच्छे तरीके से लगाएं। और ये सारे वो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं जो कई ना कई बार एग्जाम हॉल में पूछे गए हैं। तो चलिए आज के बिना देरी करते हुए आज के क्वेश्चन की बच्चों हम लोग स्टार्टिंग करते हैं कि सर आज का पहला क्वेश्चन हमारे पास में क्या हो सकता है। देखिए बच्चों आज का जो पहला क्वेश्चन हमको दिखाई दे रहा है यहाँ पर कह रहा है कि हाइड्रोजन आयन ये हमारे पास में क्या हो सकता है, अम्ल है कि क्षार है कि ये क्या चीज़ें होती हैं, ये आप लोगों को बच्चों बताना पड़ेगा। ठीक है, तो बिना देरी के बच्चों पहले ये आप लोग समझाइए कि अम्ल और क्षार अगर होता भी है तो क्या होता है। तो कह रहा है कि हाइड्रोजन आयन H+ की, यहाँ पर बच्चों H+ लिखा हुआ है, ध्यान देना इस पर कि अगर यहाँ पर लिखेगा तो क्या लिख करके चलेगा, इस पर H+ लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर आपके समझ में ना तो H+ आयन की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है। तो बच्चों आप लोगों को पता है ना कि हमारे पास में बच्चों यहीं से तो एक जो पार्टी हमारे पास में होती है प्यारे बच्चों वो अम्ल होती है, और एक हम लोगों के पार्टी पार जो होती है वो क्या होती है, क्षार होती है, और दूसरी पार्टी जो हम लोगों के पास में होती है वो क्या होती है, लवण को दर्शाती है। तो अम्ल का मतलब हमेशा क्या होता है, H+ आयन की सांद्रता दिखी तो कहीं ना कहीं से वो विलयन हमारे पास में कैसा होगा प्यारे बच्चों, अम्लीय होगा। अगर OH- आयन की प्रकृति दिखी तो इसका मतलब वो हमारे पास में जो विलयन होगा बच्चों वो कैसा होगा, क्षारीय विलयन होते हैं। अगर कहीं ना कहीं से हम लोगों को उदासीन दिख गया तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों, जैसे H+ आयन और OH- आयन अगर किसी में दोनों निकल जाए तो इसका मतलब वो जो हमारे पास में विलयन होता है डियर, वो विलयन कैसा होता है सर, उदासीन विलयन वो वाला होता है। चलिए इतनी बात तो मैंने आपको बता दिया कि सर वो उदासीन होगा। जिसका अम्लीय मान, अगर कोई अम्ल है तो उसका पीएच मान 7 से बच्चों क्या होता है, कम होता है। अम्ल का पीएच मान 7 से कम। जो क्षार होते हैं इसका पीएच मान 7 से बच्चों क्या होगा, ज़्यादा, और इसका जो पीएच मान होता है वो 7 के बराबर होता है। इसका मतलब वो 7 ही होता है जो क्या होगा, उदासीन। तो जो H+ आयन है ये क्या हो सकता है सर, क्षार नहीं हो सकता है, उदासीन भी नहीं हो सकता। आंसर क्या होगा सर, इसमें अम्लीय आंसर हमारे पास में है। हमने कहा बहुत अच्छी बात है बच्चों। चलो एक हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता है ये H+ होती है, नोट कर लो इसको दिमाग में। क्वेश्चन नंबर बच्चों दूसरा हमारे पास में यहाँ से क्या हो सकता है इसको देखते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपके पास में जो बहुविकल्पी क्वेश्चन स्टार्ट होगा वो 8 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट होगा बच्चों। कहाँ से स्टार्ट होगा, 8 नंबर से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके पहले आपको फिजिक्स पूछेगा, फिर आपका केमिस्ट्री पूछेगा, फिर बायोलॉजी पूछ लेगा। फिर यहाँ से हम लोग इसको देख करके चलते कह रहे हैं कि धावन सोडा के एक अणु में जल के अणुओं की संख्या क्या होती है। धावन सोडा समझते हो कि नहीं, धावन सोडा मतलब सर धोने वाला सोडा, बिल्कुल सही। इसका मतलब आप लोग जो कहते हो धावन सोडा का फार्मूला पहले आपको पता होगा तभी तो आप लोग क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। ये 9 नंबर क्वेश्चन है, ये 10 नंबर क्वेश्चन है। तो पहले इस क्वेश्चन का जवाब देते हैं। कर कि धावन सोडा के एक अणु में जल के अणुओं की संख्या क्या होती है। अगर आपको धावन सोडा का फार्मूला पता होगा तो बहुत अच्छे तरीके से आप लोग इन सारे सवालों के जवाब दे सकते हो। चलिए तो बच्चों यहाँ से हम लोग पहले ये देख करके चलते हैं कि सर जो हमारे पास में धावन सोडा होता है इस धावन सोडा का सूत्र क्या होता है। तो माय डियर बच्चों, तो धावन सोडा जो हमारे पास में होगा इसका फार्मूला क्या होता है। तो कह रहे हैं कि सर इसका जो फार्मूला होता है ना Na2CO3 डॉट 10H2O होता है। कहें सर वाह क्या बात कर रहे हैं, ये तो हमको याद है सर। अब बताओ जहाँ पे जल जो है ये धावन सोडा का टोटल कितना अणु है, एक अणु है। एक अणु में जो जल के अणुओं की संख्या दिखा रहा है बच्चों वो कितनी है, 10 जल के अणु होते हैं।
तो अगर हमने कहा आप लोग एक समय के लिए ये समझ के चलना कि सर धावन सोडा धुलते किससे हैं, कपड़ा वाले साबुन, तो इसका मतलब बच्चों जो हम लोगों के पास में धावन सोडा होता है, हम लोग धावन सोडा के तौर पर निरमा समझ के चलते हैं। याद करने का तरीका मैं बता रहा हूँ, धावन सोडा का मतलब निरमा समझ के चलते हैं। निरमा से अगर कपड़ा धुलते हैं तो निरमा से कपड़ा धुलते हैं तो कम से कम एक बाल्टी में तो कपड़ा सफा नहीं होगा, तो 10 बाल्टी पानी लगेगा। निरमा से कपड़ा सुखाएंगे तो कई बाल्टी पानी लगेगा बच्चों, 10 बाल्टी पानी लगता है। अब बताओ ये जो 10 बाल्टी पानी यहाँ से है, ये 10 बाल्टी पानी यहाँ से यही हमको बता दे रहा है कि 10 बाल्टी इसमें पानी लगेगा। और जब इसमें 10 बाल्टी पानी लगेगा ना तो बताओ कितना होगा, 10 होता है। तो तीसरका वाला जो बच्चों आंसर आपके पास में दिखाई दे रहा है वो आंसर क्या होगा, इसका एकदम 100% आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो धावन सोडा के एक अणु में जल के अणुओं की संख्या बच्चों कितनी होती है, 10 होती है। बिना किसी दिक्कत परेशानी के मारो घस से आंसर उड़ जाए। एक बात ये हो गई। अब कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा अधातु होता है, इसको हमें आप एक्सप्लेन कीजिए, बताइए कि कौन सा अधातु है। चलिए भाई साहब अधातु को भी हम लोग देख लेते हैं, किस तरह अधातु कौन सा हो सकता है। अच्छा, जिस शब्द के अंत में माँ आता है उसे क्या कहते हैं, धातु। और जिस शब्द के अंत में ना आ जाएगा उसे क्या बोलेंगे, अधातु बोला जाता है। ये ट्रिक आपकी 99% काम करेगी, कहीं कहीं पर एक्सेप्शनल चीज़ें गलत भी हो जाती हैं। हमने कहा बच्चों अगर इसको हमें याद करना है, अगर कहीं पे माँ आएगा तो उसको हम लोग बोल देंगे कि ये शब्द हमारे पास में सर क्या होता है, धातु। अगर कहीं पर ना आ जाता है बच्चों या तो रा आ जाएगा तो उसे हम लोग क्या बोल देते हैं कि सर ये जो हमारे पास में होता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं सर, अधातु कहा जाता है। कहें वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो सर ये क्रोमियम होता है, ये धातु है। हमने कहा सर ये लोहा होता है, इसको बच्चा बच्चा जानता है कि ये धातु होगा। हमने कहा ये भी सही है। कह रहे हैं कि सर ये मरकरी होता है, पारा भले द्रव होता है लेकिन ये धातु ही होता है। हमने कहा ये भी नहीं है, अधातु पूछ रहा है ना। तो बच्चा कौन ऑप्शन, कह रहे हैं सर हीलियम। तो हीलियम बच्चों आपका क्या होगा, आंसर होगा। चूंकि हीलियम एक गैस होती है, वो भी अक्रिय गैस होती है जो क्रिया नहीं करती है। वायुयान के टायर में कौन सी गैस डाली जाती है, हीलियम। जो हवाई जहाज होता है वो हीलियम में ही डाली जाती है। तो हवाई जहाज के पहियों में कौन सी गैस डाली जाती है, हीलियम गैस डाली जाती है। ऐसा क्यों, तो बच्चे जवाब देते हैं कि सर ये बहुत ज़्यादा हल्की होती है इसलिए हीलियम को किस में डाल दिया जाएगा, हवाई जहाज के पहियों में डाल दिया जाता है। अच्छा ये बताओ, जो हवाई जहाज होता है वो हवाई जहाज तुमको उठा लेगा, तुम्हारे पूरे परिवार को बैठा के उठा लेगा। 70 आदमी को उसमें बैठा करके वो उठा ले जाता है। तुम्हारा पूरा लगेज उठा ले जाता है, बोरिया बिस्तर जितना जितना तुम्हारा होगा, तुम्हारा अटैची, सूटकेस, बैग, पानी पूरी पानी की बोतल सब भर के उठा ले जाएगा। इतना बड़ा बड़ा लोहा उठा लेता है। हेलीकॉप्टर पूरा पसीना फेंक देगा अपने पहिया का हवा भरने में है? अगर नॉर्मल हवा भर देंगे तो उड़ नहीं पाएगा ना। ऐसा नहीं है, हल्की की वजह से नहीं है, ये अक्रिय होती है, क्रियाशील होती है। क्यों यह क्रियाशील होती है, इसके लिए कक्षा 11 में आ जाओ तब केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, तब बेहतरीन तरीके से वहाँ से अंदाज अलग लेकर के चलते हैं कि वहाँ से हवाई जहाज़ के पहियों में हीलियम क्यों भरी जाती है। कुछ लोग यही बताते हैं कि बहुत ज़्यादा हल्की होती है, हल्की होने के कारण इसको हवाई जहाज़ के पहियों में भर देते हैं। खुद ही सोचो इतना बड़ा बोझा लेकर के जो उड़ जा रहा है वो छोटा सा हवा नहीं लेकर उड़ सकता है। क्या बात करते हैं सर, मजाक कर रहे हैं। चलो इसका बच्चों आंसर क्या हो सकता है, करेंगे सर इसका आंसर क्या होगा, तीसरा हीलियम होगा। अधातु गैस इसमें है हीलियम। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर, अधातुओं के लिए कौन सा सत्य नहीं है। अधातुओं के लिए पहली बात मैं अधातुओं के आपको कुछ गुण बता देता हूं कि अधातुओं के लिए अधातुओं के लिए बच्चों, अधातु नहीं है, धातुओं के लिए कौन सा सत्य नहीं है। अच्छा देखो, धातुएं हमेशा इलेक्ट्रॉन का त्याग करती हैं। बच्चों ध्यान से देखना, अगर यहाँ से हम लोगों से बात आएगी, धातु बच्चों हमेशा इलेक्ट्रॉन का क्या करती है, त्याग करती है। धातु हमेशा इलेक्ट्रॉन का क्या करेगी, त्याग। और धातु हमेशा जो बंध बनाती है वो बंध हमेशा धात्विक बंध होता है। बच्चों कैसा बंध होता है, धात्विक बंध होता है। चलो ठीक है, और हमने कहा धातु हमेशा इलेक्ट्रॉन का त्याग तो करेगी ही करेगी, ठीक है। अब हमने कहा धातुओं में किसका गुण पाया जाता है, चालकता का। किसका गुण पाया जाता है, चालकता। इसका मतलब इसमें धारा का प्रवाह होता है। किसका प्रवाह होता है प्यारे बच्चों, इसमें धारा का प्रवाह होगा। किसके अंदर, धातुओं के अंतर्गत धारा का प्रवाह होता है। सहसंयोजी यौगिक कौन बनाते हैं, अधातु अधातु बनाते हैं। हमने कहा कि जो सहसंयोजी यौगिक बनाएगा वो कौन बनाता है, अधातु और अधातु के बीच में जो लगने वाला बॉन्ड होता है उसे क्या कहते हैं, सहसंयोजी यौगिक कहा जाता है, ठीक है।
तो हमने कहा बताओ, धातुएं धन आयन बनाती हैं। जब कोई इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करके क्या बनाएगा? धन आयन बनाएगा। करके कौन सा कथन नहीं है? नहीं तो आप लोग विकल्प देखते मारो मारो, हाँ ये होगा ये होगा, मारो मारो मारो, फिर ये होगा, हाँ इसी को मार दो। ऐसा नहीं है। ये कह रहा है कि धातुओं में कौन सा कथन सत्य नहीं है, कि धातुओं पर कौन सा नियम नहीं लागू होता है। सर धातुएं धनायन बनाती हैं, ये लागू होता है, ये विकल्प तो नहीं हो सकता है। करके धातुओं में इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता होती है, ये कह रहा है कि नहीं होना चाहिए, तो ये होता है, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। कह रहे कि धातुओं में चालकता का गुण पाया जाता है, कह रहे हैं कि हाँ सर चालकता का गुण पाया जाता है, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। बचा कौन आपके पास में? कह रहे हैं कि सर ये वाला बच गया है, तो तीसरा ऑप्शन सही होगा। क्योंकि सहसंयोजक बंध जो बनता है किसके बीच में बनता है? अधातु व धातु के बीच में कौन सा बंध बनेगा? सहसंयोजक बॉन्ड बनेगा। जैसे हमने कहा क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में अधात्वी बॉन्ड, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में सहसंयोजी बॉन्ड बनेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में कौन सा बनेगा? सहसंयोजी बॉन्ड बनेगा। इसका मतलब ये सारी प्रॉपर्टी जितनी होती हैं ये हमारे पास में एक अधातु के गुण रखती हैं। तो ये अधातुओं का गुण होता है, लेकिन ये ऑक्सीजन का गुण नहीं रखता है। लेकिन जब कभी भी अगर बच्चों आपको धातु मिल जाए, ध्यान से देखना, अगर धातु मिल जाए, अगर आपको अधातु मिल जाए, तो इसका मतलब वो हमारे पास में कैसी बॉन्डिंग हो जाती है? वो हमारे पास में आयनिक बॉन्ड होता है। बच्चों वहाँ पे कैसा होगा? वहाँ पे आयनिक बंध कहला देता है, वहाँ पर आयनिक बॉन्ड का निर्माण होगा। जैसे लड़का लड़का के बीच में कौन सा बॉन्ड लगता है? धात्वी बॉन्ड। लड़की लड़की के बीच में कौन सा बॉन्ड लगता है? सहसंयोजी बॉन्ड लगता है। लेकिन लड़का और लड़की के बीच में कौन सा बॉन्ड बन जाता है जब दो लोगों की शादी होती है? कह रहे हैं कि सहसंयोजी बॉन्ड बन जाता है सर। नहीं, वहां पर आयनिक बॉन्ड लग जाता है। सहसंयोजी तो लड़की लड़की वाला है, अधात्वी बॉन्ड लड़का लड़का वाला है। इतना बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो बस एक बात तो हमारे पास में हो गई है। अब देखते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल से क्रिया कराने पर क्या बन सकता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस की जब कभी भी हम लोग जल से क्रिया कराते हैं ना, तो प्यारे बच्चों जिप्सम बनता है। जिप्सम, पीओपी जिसे कहते हो, ये है पीओपी है प्लास्टर ऑफ पेरिस। लेकिन इसमें बनेगा क्या? इप्सम नहीं बनेगा, जिप्सम बनेगा। ये 100% श्योर आंसर है। ठीक है, चूना पत्थर भी नहीं बनेगा, इसमें से कोई नहीं है, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को कभी जल में डाला जाता है तो ये कठोर हो जाता है, और कठोर होकर के क्या बना देता है? जिप्सम बना देता है। ठीक है, ये विकल्प आप लोग कंप्लीट करके रखे रहना। चलिए, कह रहा है कि एथेनॉल को, ध्यान से देखना प्यारे डियर, कह रहा है कि एथेनॉल को सोडियम से अभिक्रिया कराने पर क्या प्राप्त होता है, ये हमें बताइए। तो कह रहे हैं कि सर एथेनॉल को अगर सोडियम से कभी क्रिया कराएंगे तो ये क्या बना देगा, यही हमको थोड़ा आप लोग बता दीजिए। एथेनॉल क्या होता है? C2 प्यारे बच्चों H5, यहाँ से OH होगा। इसकी क्रिया अगर मैंने सोडियम से करा देता हूँ, अगर इसकी क्रिया मैं सोडियम से करा दूंगा तो यहाँ से क्या बना लेगा, ये आप लोग पहले समझ करके अच्छा खासा रखें कि हमारे पास में ये क्या बनाएगा। तो कभी भी अगर इसकी क्रिया मैं सोडियम से करा देता हूँ तो प्यारे बच्चों ये जो यहाँ से निकाल लेगा, ये हमारे पास में बनाएगा C2, यहाँ से H4, और उसके बाद में प्यारे बच्चों यहाँ से ये जो बना देगा, इसके पास में तो एक की कमी होगी, और यहीं से बना देगा प्यारे बच्चों Na, और प्लस यहाँ से क्या होगा? H2O होगा। ठीक है, H2O नहीं होगा, इसको तो यहाँ से ये हटाना पड़ेगा। हाँ देखो, H2 होगा और यहीं पर O बना देंगे, तो यहाँ से C2 H4O और Na बनाएगा, सोडियम एल्कोक्साइड होगा। ठीक है, सोडियम एथॉक्साइड, और यहाँ से क्या बन के जाएगा? H2O बन के जाएगा। ये वाला ऑप्शन आपके पास में रॉन्ग है, ये नहीं हो सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? चलिए, तो प्यारे बच्चों अगर कभी आप लोगों से पूछेगा तो ये हमारे पास में नहीं हो सकता है, इसको ध्यान देना। इसका अगर हम लोग कभी फार्मूला करेंगे तो इसका जो फार्मूला हमारे पास में जाएगा यही वाला बन करके जाएगा, ध्यान देना। तो कभी इन सब से क्रिया होगी तो इसकी क्रिया यहाँ से हम लोग कराएंगे। सिंपल सा एक फंडा है, कराए कि यहाँ से C2 बनेगा,
H4 होगा, O होगा और क्या होगा, Na होगा। और यहाँ से सर क्या निकलेगा, H2। इसमें जो कौन सी गैस निकल रही है सर, इसमें H2 गैस निकल करके आ रही है। तो अगर कभी भी बनेगा तो सोडियम एल्कोक्साइड बनेगा, या तो कौन सी गैस इसमें रिलीज होगी सर, इसमें H2 गैस रिलीज होने वाली है। हमने कहा ठीक है सर, इसमें हाइड्रोजन गैस बनती है, तो आंसर कौन सा सही होगा सर, सेकेंड वाला आंसर इसमें क्या होगा, सही होगा। O2 गैस नहीं बनती है, C2OH4 नहीं बनेगा, एल्केन भी नहीं बनेगा, एथेन भी नहीं बनेगा। सोडियम एल्कोक्साइड इसमें कभी भी होगा तो हमने कहा कि हमेशा एथॉक्साइड प्राप्त होता है। बच्चों ध्यान से देखना, इस यौगिक में हमेशा क्या बनेगा, एथॉक्साइड ही बनेगा, हमेशा का हमेशा एथॉक्साइड बनेगा। हमेशा कभी आपसे पूछेगा तो ये इसमें विकल्प लगा देना, ठीक है। ये है क्वेश्चन नंबर 13। अब हमारे पास में बहुविकल्पी क्वेश्चन बच्चों खत्म हुए। अब हम लोग लेकर के चलते हैं कि कौन सी सीरीज हमारे पास में हो सकती है। और विद्युत रासायनिक श्रेणी, अब हमने कहा विद्युत रासायनिक श्रेणी तो सब लोगों को पता होगी कि सर हमारे पास में क्या होगा, लिथियम के बाबा सरदार ने मांगा आलू गाजर, उसने कौवे को फ्राई करके दे दिया। विद्युत रासायनिक श्रेणी आपके दिमाग में होगी, लिथियम होता है ऊपर और इसमें हमारे फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन जो होते हैं वो कहाँ पर होते हैं, नीचे। तो जो ऊपर होता है वो क्या होगा और जो नीचे होता है वो किसको दर्शाता है। विद्युत रासायनिक श्रेणी के किन्हीं दो गुणों का उल्लेख कीजिए। पहला आंसर 5 का ए वाला देख करके चलो। फिर पूछ रहा है कि बताओ कि इनकी क्रिया क्या हो सकती है। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी के किन्हीं दो गुणों का हमको उल्लेख करना है। करेंगे सर इनके दो गुणों का उल्लेख करके बताइए। हमने कहा प्यारे बच्चों, अगर विद्युत रासायनिक श्रेणी के दो गुणों का हमको उल्लेख करना है तो पहला वाला क्वेश्चन का हम लोग आंसर यहाँ से देखने चल रहे हैं कि सर विद्युत रासायनिक श्रेणी होती क्या है। हमने कहा बच्चों कुछ नहीं, इसमें एक प्रकार की क्या होती है, ऐसी श्रेणी होती है। ध्यान से देखना। अब बताओ, एक प्रकार की जो इसमें श्रेणी होती है बच्चों, इसमें कुछ तो हमारे पास में तत्व ऊपर होते हैं। हमने कहा प्यारे बच्चों, इसमें लिथियम होता है ऊपर और इसमें फ्लोरीन या क्लोरीन ब्रोमीन जैसे तत्व इसमें क्या होते हैं, नीचे रखे गए होते हैं। तो इसका मतलब यहाँ से जो हमारे पास में श्रेणी लिखी गई है इसमें के बीच में बहुत सारे तत्व होते हैं। कुछ तत्व तो बच्चों हमारे पास में इसके ऊपर होगा और कुछ तत्व बच्चों हमारे पास में इसके क्या होते हैं, नीचे हमको दिए गए होते हैं। अब ध्यान से देखो कि अगर बोलेगा कि कुछ तत्व इसमें जो ऊपर होता है, ऊपर वाले जो तत्व हमारे पास में दिए गए हैं ये इसकी जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है, ध्यान से देख करके चलना, ऊपर वाले तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था ज़्यादा होती है और जो तत्व इसमें क्या होते हैं, नीचे होता है, उसकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है, कम होती है। ध्यान से देख करके चलना, उसकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है, कम, इसकी क्या होगी, ज़्यादा। अब इसी के जस्ट हम लोग उल्टा कर देते हैं। जो तत्व प्यारे बच्चों इसमें क्या होगा, नीचे होता है, उसकी अपचयन क्षमता क्या होती है, ज़्यादा होती है। और जो तत्व बच्चों इसमें क्या होता है, ऊपर होता है, उसकी अपचयन क्षमता क्या होती है, कम होती है। तो इसका मतलब उसकी अपचयन क्षमता पर डिपेंड करेगा। तो इसका मतलब ये जो ऊपर होगा वो तत्व के, और तीसरा नंबर ये है कि जो तत्व ऊपर होगा उसके ई नाट का मान ऋणात्मक होगा और जो तत्व नीचे होगा उसके ई नॉट का मान, विद्युत वाहक बल का मान धनात्मक होता है। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी का पहला गुण ये हो गया और दूसरा गुण ये हो गया। तीसरा गुण बच्चों हमारे पास में जो यहाँ से कह रहा है कि सर तीसरा इसका गुण क्या हो सकता है, तो प्यारे बच्चों जंग लगने की क्षमता। ध्यान से देख करके चलना, यहाँ से कह रहा है कि जंग लगने की क्षमता, जंग लगने की क्षमता, किसी धातु पर कितना ज़्यादा जंग लगेगा इस बात को डिपेंड कौन करेगा, विद्युत रासायनिक श्रेणी बताती है। ये विद्युत रासायनिक श्रेणी ही ऐसी है जो जंग लगाने की क्षमता को दर्शाती है, बताती है कि लोहे पर कितना जंग लगेगा। सोचा है कि लोहे को पानी से धुल करके अगर रख देते तो उस पर जंग लगना शुरू हो जाएगा। लोहे को पानी में डुबाओ और डुबो करके थोड़ी देर रख दो, देखो उसके ऊपर जंग लगना शुरू हो जाता है। ऐसा क्यों, लोहे में ही इतना ज़्यादा जंग क्यों लगता है, ठीक है। तो लोहे में इतना ज़्यादा जंग क्यों लगता है, इसको कौन बताता है, विद्युत
रासायनिक श्रेणी बताएगी। ये क्यों बताएगी इसको चले, अभी तो हम लोग थीम नहीं पढ़ रहे हैं, चैप्टर स्टार्ट होगा तो बच्चों उसमें ये सारी चीज़ें चलेंगी। क्यों जंग लगता है ये भी नहीं पूछेगा ना लोहे में। तो चलो ये हमारे पास में इसका आंसर हो गया। चलिए अब इसको बच्चों हम लोग इरेज करते हैं कि हमारे पास में पहला हो गया, 2 गुण मैंने इसके बता दिए हैं। अब बच्चों अगर यहीं से हम लोगों से पूछ के चलेगा कि और बताइए इसका क्या हो सकता है, तो अगला का आंसर देख करके चलते हैं प्यारे बच्चों कि हमारे पास में क्या देख करके चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट वाला ध्यान से देखना बच्चों, सारी सीरीज बहुत मेहनत से सारी चीज़ें तैयार की जा रही हैं। अब बोल रहा है कि सोडियम परमाणु है और यहीं से क्लोरीन परमाणु है, इसके परमाणु क्रमांक 17 है। तो बताइए कि Na+Cl- का बनना कैसे संभव है, इसको समझाइए। अब हमको दोनों को समझाना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ से बी नंबर अगर हम लोग देख के चलेंगे तो आपको जब पता है कि जो सोडियम होता है उसका परमाणु क्रमांक पता है 11, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा, 281 होगा। और जो क्लोरीन होता है प्यारे बच्चों इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 28 कितना होता है, 7 होता है। ठीक है, और यहीं से अगर हम लोग देख के चलते हैं कि जो सोडियम होता है, ये सोडियम हमारे पास में कहीं न कहीं से क्या होगा, Na+ होता है सोडियम के ऊपर। इसका मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, और जब एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो प्यारे बच्चों ये क्या बनाना चाहेगा, ये धनायन बना देता है। और यहीं से हमारे पास में क्लोरीन होता है बच्चों, तो क्लोरीन क्या करती है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास में होगा तो जिधर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है उधर से ही निकाल देते हैं। इसके पास में इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ से क्या है, 0 है, इसके पास में इलेक्ट्रॉन प्लस है, तो इधर से इलेक्ट्रॉन निकल गया। जब उत्पाद में इलेक्ट्रॉन निकलता है तो इस अभिक्रिया को बोला जाता है ऑक्सीकरण। क्या बोलते हैं, इसका बोला जाएगा ऑक्सीकरण। इसका मतलब सोडियम का क्या होगा, ऑक्सीकरण होता है। अभी विद्युत रासायनिक श्रेणी में बताया ना, विद्युत रासायनिक श्रेणी देखो सोडियम ऊपर रखा गया है, किससे अपेक्षा, क्लोरीन की अपेक्षा। जो नीचे होगा उसका होगा अपचयन, जो ऊपर होगा उसका हमेशा होगा ऑक्सीकरण। और जिसका ऑक्सीकरण होगा, चलो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन उसके ऊपर होगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एनोड। चलो तो एक बात ये है क्लोरीन, तो क्लोरीन हमेशा एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगी। क्लोरीन किधर से एक इलेक्ट्रॉन निकालेगी, कह रहा है कि सर क्लोरीन के इधर -1 रुपया है, इधर 0 रुपया है, तो कौन बड़ा है, 0 बड़ा होता है सर, माइनस छोटा होता है। इधर से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो, ये इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो इसने इलेक्ट्रॉन का प्यारे बच्चों क्या कर लिया है, ग्रहण कर लिया है। और जिस पे ग्रहण करने की क्षमता होती है उसे क्या कहते हैं, अपचयन की क्रिया कहा जाता है। जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करे वहाँ पर होता है अपचयन, जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करे उसे कहते हैं ऑक्सीकरण। तो कहीं न कहीं से इसने एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धनायन बना लिया, इसने एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करके ऋणायन बना लिया। और जब जो दोनों, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धनायन बनाया, क्लोरीन ने ग्रहण करके ऋणायन बना लिया, तो दोनों आपस में जब क्रिया करेंगे तो दोनों आयनित हो गए हैं। और जब दोनों आयनित हो गए हैं तो हमने कहा जब आयनिक यौगिक आपस में मिलते हैं, आयनिक तत्व आपस में मिलते हैं तो उनके बीच में एक गजब का बॉन्ड बनता है। अब सोडियम बचपन से चाह रहा है किसको, क्लोरीन को, अब क्लोरीन इसको मिल गई है तो हमने कहा कि यहाँ से बन क्या गया है, NaCl। ये एक प्रकार का ठोस बन जाता है। और ये कैसा ठोस होता है प्यारे बच्चों, क्रिस्टलीय ठोस होता है। कैसा होता है, इसे हम लोग बोलते हैं क्रिस्टलीय ठोस, यहाँ से बोल के चलेंगे। चलिए ये हमारे पास में हो गया है। ये क्वेश्चन सीरीज बिना किसी बकैती के, बिना विदाउट फालतू यानी एग्जाम्पल की स्टार्ट होते हैं। तो समुद्र में जो पानी बनता है, नमक बनता है, इसी विधि द्वारा समुद्र में नमक बनता है। Na+Cl- आयन आपस में क्यों जुड़ जाते हैं, क्योंकि दोनों के पास में इलेक्ट्रॉन की कमी और अधिकता होती है, दोनों अस्थायी होना चाहते हैं, इसलिए अपने अपने यौगिक क्या करते हैं, जुड़ करके एक आयनिक कंपाउंड होते हैं, जुड़ करके एक NaCl का निर्माण करेंगे। चलिए ये तो हमारे पास में हो गया है। अब